समणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आगे के सेशन के लिए। अभी आपको मैंने कोच बनाया हुआ है, तो आपका प्रेजेंटेशन भी आप बता सकते हैं। So respected Professor लोढ़ा साहब, भंडारी जी and all other delegates, आज का जो टॉपिक है वो हम प्रज्ञापना सूत्र के 5th चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। और ये चैप्टर स्पेशली इस बात पर आधारित है कि जीव और अजीव जितने भी पदार्थ सृष्टि के अंदर हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है, किस तरह के डिफरेंसेस है। तो आगम युग में जो क्राइटेरिया था वो ये था कि एक तो जीवों के कितने प्रकार हैं, तो उन प्रकारों को डिफरेंसेस के अंतर्गत काउंट किया है, उनके नंबर्स को काउंट किया है। और मैटर का जहां तक प्रश्न है तो मैटर में ये देखा गया है कि उसमें वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये 4 मैटर की स्पेशल क्वालिटीज होती हैं। तो इनको, ये जो फंडामेंटल मटेरियल क्वालिटीज है, इसमें कहाँ क्या अंतर होता है। और 2-3 चीजें और भी हैं, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन, किसका कितना लाइफ स्पान है, चाहे वो मैटर हो चाहे जीव हो, उनका भी अपना एक लाइफ स्पान होता है, एक ड्यूरेशन होता है कि वो पर्टिकुलर स्टेट में अमुक टाइम तक रहता है, मिनिमम, मैक्सिमम और मीडियम जो उसके लेवल्स होते हैं, टाइम ड्यूरेशंस होते हैं। तो उसको यहाँ पर स्थिति शब्द से इंडिकेट किया गया है। और हाइट होती है, तो बॉडी की हाइट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं सब जीवों के, तो उसको भी शो करने की कोशिश की है। और एक चीज और है, स्थिति, अवगाहना और वर्ण आदि है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके आधार पर डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है। तो आगम युग का अपना क्राइटेरिया था कि डिफरेंस, एक एंटिटी को दूसरी एंटिटी से डिफरेंशिएट करने के कुछ क्राइटेरिया क्या हैं, जीव के संदर्भ में क्या है और मैटर के संदर्भ में क्या है। ये खास चर्चा का विषय इस चैप्टर का है। सॉरी, सो ये स्क्रीन शेयर हो रही है सबको जी? हाँ सर, हाँ समणी। ओके, चलिए। तो ये चैप्टर नंबर 5, इसका नाम है स्पेशल, इसका जो चैप्टर का नाम है वो है विशेष पद। इसको पर्याय पद भी कहते हैं। और पर्याय या विशेष का मतलब होता है कि हम किस जीव और अजीव की जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, क्वालिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको विशेष या पर्याय शब्द से इंडिकेट किया जाता है शास्त्रों में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आउटलाइंस दे रही हूँ, जैसे मैंने वैसे ब्रीफ किया भी है। तो विशेष शब्द जो प्रयोग किया जाता है, विशेष टर्म जो प्रयोग किया जाता है, ये दोनों चीजों के लिए किया जाता है। टाइप्स के लिए भी किया जाता है और मोड्स के लिए भी किया जाता है, यानी कितने तरह के जीव हैं, कितने तरह के मटेरियल एंटिटीज है या नॉन लिविंग एंटिटीज है, तो ये बताने के लिए भी विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि टाइप्स भी इस बात को शो करता है कि दे आर डिफरेंट इन सम रेस्पेक्ट। इसी तरह से मोड्स के आधार पर भी एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से डिफर करती है कि वो किस तरह का उसका क्वालिटी है। तो क्वालिटी के आधार पर भी डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। तो यहाँ जीव और अजीव के दोनों के डिफरेंसेस नंबर के आधार पर भी बताए गए हैं और क्वालिटी के आधार पर भी बताए गए हैं।
और जैन फिलॉसफी में ये एक बात कही गई है कि कोई भी पदार्थ है, चाहे वो जीव हो चाहे अजीव हो, सभी पदार्थ जो है एक प्रकार से वेरिएबल कांस्टेंट है। वेरिएबल कांस्टेंट का जैसा मीनिंग आप सभी जानते ही हैं कि वो चेंज भी हो रहा है और अपने आप में अपने अस्तित्व को कायम भी रखता है। तो कोई भी पदार्थ टोटली कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, चाहे वो मटेरियल एंटिटी हो चाहे वो जीव क्यों ना हो। डेथ भले होती है, रूप का परिवर्तन भले होता है, किंतु अस्तित्व कभी किसी भी पदार्थ का समाप्त नहीं होता है, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग। तो ये खास बात थी कि जितने भी पदार्थ हैं वो अपना अस्तित्व हमेशा बनाए रखते हैं, किंतु उनमें निरंतर परिवर्तन भी होता रहता है। उस परिवर्तन को साइंस की भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है और जैन आगमों में उसे पर्याय शब्द से इंडिकेट किया गया है कि हर पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ परिवर्तन होना सब में निश्चित है। आप बाहर से कोई दूसरा पदार्थ उसके साथ मिक्स होता है तो उससे एक परिवर्तन चेंजेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं या किसी तरह के परिवर्तन होते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है। किंतु पदार्थ स्वयं प्योर सेंस में भी निरंतर बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है। तो यहाँ पर दोनों तरह के पदार्थ हमारे, इसलिए पदार्थ के जो परिवर्तन जितने भी हैं, मोड्स जितने भी हैं, वो दोनों तरह के हैं, जीव से संबंधित भी है और अजीव से संबंधित भी है। तो दोनों तरह के मोड्स की चर्चा इस अध्याय में की गई है। अब इस परिवर्तन को मेजर करने का एक तरीका है, तो एक जो मेजरिंग स्केल आगमों में अपनाया गया है स्पेशली, उसे 6 पॉइंट स्केल कहते हैं, मेजरिंग स्केल कहते हैं। तो उसको 6 पॉइंट यानी उसके लिए पर्टिकुलर टर्म तो है षट स्थान पतित का सिद्धांत जिसको कहते हैं, छठा नवड़िया, ऐसे आम जो भाषा में बोला जाता है, मारवाड़ी भाषा या गुजराती भाषा में छठा नवड़िया जैसे बोला जाता है, किंतु उसको हिंदी में कहेंगे तो षट स्थान पतित कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे समझना चाहे तो 6 पॉइंट मेजरिंग स्केल कह सकते हैं उसको। तो ये परिवर्तन किस तरह का है, क्योंकि जैन दृष्टि से विश्व में जीवों की संख्या एक नहीं अनंत है। जिस तरह से वेदांत या हिंदू फिलॉसफी समझती है कि सारे विश्व में एक ही तत्व है, जीव तत्व, और उस जिसको वो ब्रह्म तत्व मानते हैं, और सारी सृष्टि उसी से उत्पन्न हुई है और उसी में विलीन होती है, उसी में सस्टेन होती है। तो ये कंसेप्ट जैनिज्म को मान्य नहीं है। इस संसार में एक जीव नहीं है, ईश्वर भी हो चाहे तो वो भी एक नहीं है। अनंत ईश्वर हैं जिनको हम सिद्ध परमात्मा कहते हैं, और सांसारिक जीवों की संख्या भी अनंत में है। तो अनंत को बताने के लिए मैथमेटिकल हमारे पास इस तरह का कोई डिजिट नहीं जिससे कि हम वो नंबर को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाए। इसी तरह से पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन भी एक प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और वो परिवर्तन भी अनंत है। अनंत काल से पदार्थ का अस्तित्व बना हुआ है, तो अनंत अतीत में भी उसमें परिवर्तन होते रहे हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं, और अनंत फ्यूचर में जब तक उसका अस्तित्व है तब तक उसमें वो परिवर्तन जारी रहेंगे। तो उसका अस्तित्व चूंकि अनादि अनंत है, इसलिए परिवर्तन की कोई लिमिट नहीं है, पदार्थ समय के साथ बदलता रहता है। तो अब ये देखना है कि ये परिवर्तन को मेजर करने का क्या तरीका है। तो आगमों में इसको छठान मणिया या षट स्थान पतित के नाम से जाना जाता है, और इसमें ये कहा गया है चूंकि जीवों का और अजीवों की संख्या अनंत अनंत में है, तो उसे बताने के लिए तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं हो सकता है। हम ये जरूर बता सकते हैं कि मान लीजिए कि हम जीवों की बात कर रहे हैं, कि पृथ्वी काय के जीवों की बात कर रहे हैं, वनस्पति काय के जीवों की बात कर रहे हैं सपोज, तो पृथ्वी काय के जीव असंख्य होते हैं नंबर में, और वनस्पति के जीव अनंत होते हैं। तो अब असंख्य और अनंत में आपस में कितना डिफरेंस है, इसे बताने के लिए षटस्थान पति सिद्धांत है। इसी तरह से मैटर के बारे में है कि परमाणुओं की संख्या भी अनंत है, और उससे बनने वाले जो एग्रीगेट्स हैं, कंपाउंड्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या भी अनंत में है। अब उस अनंत अनंत में कितना फर्क है, ये बताने के लिए ये स्केल काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि न्यूमरेबल टाइम्स लेस, इनन्यूमरेबल टाइम्स लेस, इनफाइनाइट टाइम्स लेस, न्यूमरेबल टाइम्स ओके यस, हाँ, षटस्थान पतित, यस, इधर ये डबल हो गया है इसमें,
ये दो तीन डबल हो गए हैं, इन्यूमरेबल हाँ, टाइम्स और इन्फिनिट टाइम्स। ओके। तो हाँ, ये थोड़ा सा मैं उसको करेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे इतना सा देखना है कि हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो एक चीज अगर ये मान ले कि वो संख्यात गुना कम है, तो दूसरी चीज जो है उससे संख्यात गुना ज्यादा है, ये अपने आप ही उससे निकल करके आता है। तो ये एक चीज और दूसरी चीज में जब हम कंपैरिजन करते हैं नंबर का, तो एक अगर उससे संख्यात गुना कम है तो दूसरी संख्यात गुना ज्यादा हो गई। इसी तरह से एक असंख्यात गुना कम है तो दूसरी असंख्यात गुना ज्यादा हो गई। इसी तरह से तीसरी जो है असंख्यात गुना अनंत गुना ज्यादा है तो दूसरी अनंत गुना कम है तो अनंत गुना ज्यादा हो गई। तो दो तरह से काम लिया गया है, एक तो भाग के रूप में भी और एक गुणा के रूप में भी। जब संख्या को कम बताना है तो भाग की भाषा में बोला जाता है, और जब संख्या को मल्टीप्लाई करना है तो वहां गुणा की भाषा में बोला जाता है। तो यहाँ पर दोनों तरह से स्केल को अपने को देखना है कि वो डिवाइड के सेंस में भी और मल्टीप्लिकेशन के सेंस में भी ये स्केल काम में लिया जाता है। अब वो थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो ये छठानवणिया के नाम से जाना जाता है। बोलने में इसको ऐसे बोला जाता है कि असंख्यात भागहीन, असंख्यात भागहीन, अनंत भागहीन। इसी तरह से कोई सी चीज को दूसरी चीज को बताना है तो संख्यात भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक और अनंत भाग अधिक। तो उसमें वो भाग डिवाइडेशन का ही रूल अप्लाई करना है। किसी चीज का संख्या बहुत ही ज्यादा होती है तो वहां पर गुणा का स्केल काम में लिया जाता है, तो वहां कहा जाता है संख्यात गुना कम, असंख्यात गुना कम और अनंत गुना कम। दूसरी चीज जो है संख्यात गुना अधिक, असंख्यात गुना अधिक और अनंत गुना अधिक। सो गुण, ये दोनों तरह से स्केल को यूज किया जाता है। यहाँ जस्ट कल्पना से बताया गया है कि इस बात को समझने के लिए शतस्थान के सिद्धांत को समझ एक काल्पनिक नंबर लिया गया है। सो 10,000 की अपेक्षा से 9,900 ये अनंत भागहीन हो गया है। 10,000 की अपेक्षा से 9,800 जो है असंख्यात भागहीन हो गया है। यानी असंख्यात और अनंत भागहीन का रेशियो क्या होगा उसको एक इस स्केल से समझाने की कोशिश की है। 10,000 की कंपैरिजन में 9,000 जो है वो संख्यात भागहीन है। 10,000 की कंपैरिजन में 1,000 जो है वो संख्यात गुणहीन है, और 10,000 की कंपैरिजन में 200 जो है असंख्यात गुणहीन है, और 10,000 की कंपैरिजन में 100 जो है अनंत गुणहीन है। सो ये मैंने वैसे वो नंबर सही बताया है वहां पर जो मैंने बताया है। तो ये अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन और अनंत गुणहीन, वो वहां पर भी दोनों स्केल काम में लेना है। पहले भाग वाला स्केल और फिर गणित मल्टीप्लिकेशन वाला स्केल। तो दोनों में आप देखेंगे कि ये हम संख्यात गुणाहीन बता रहे हैं या संख्यात भागहीन बता रहे हैं, तो वो करेक्ट है अपने आप में। इसी तरह से अगर हम किसी चीज का अधिकता दिखा रहे हैं डिवाइड करके, डिवाइडेशन के लैंग्वेज में या मल्टीप्लिकेशन की लैंग्वेज में, तो ये इसी तरह से 9,900 की अपेक्षा 10,000 जो है अनंत भाग अधिक हो गया है। 9,800 की कंपैरिजन में 10,000 जो है असंख्यात भाग अधिक हो गया है, और 9,000 की कंपैरिजन में 10,000 संख्यात भाग अधिक है। 1,000 की कंपैरिजन में 10,000 संख्यात गुण अधिक है। 200 की कंपैरिजन में 10,000 असंख्यात गुण अधिक है, और 100 की कंपैरिजन में 10,000 जो है अनंत गुण अधिक है। तो ये स्केल कल्पना से समझाने की पर्पज से बनाया है। तो कोई पण બે જીવોના પર્યાયોમાં આ તટસ્થાનની અપેક્ષાએ જ न्यूनाधिकता હોય છે। यानी किसी भी जीव की पर्याय के आप जब कंपैरिजन करेंगे कि उस एक जीव और दूसरे जीव में कितना अंतर है कुछ क्वालिटीज को लेकर के, तो उसमें ये 6 स्केल्स काम में लेनी पड़ेगी। सब जीवों को संदर्भ में बात होगी। तो अब ये है हमारे हैं कि जीवों का जो अंतर दिखाया गया है वो किन आधारों पर दिखाया गया है, किन दृष्टियों से दिखाया गया है।
तो जीवों में एक तो है कि द्रव्य दृष्टि से विचार किया गया है, यूनिट यानी प्रदेश की दृष्टि से, फिजिकल हाइट की दृष्टि से, लाइफ स्पान की दृष्टि से, और उनके बॉडी कलर्स आदि की दृष्टि से, और उनमें कॉन्शियसनेस का किस तरह से विकास है, इसको समझाने के लिए तो ये 6 पॉइंट के आधार पर जीवों में अंतर दिखाने की कोशिश की गई है। मैटर का जहां तक प्रश्न है तो उसमें भी सब्सटेंस, यूनिट, अवगाहना यानी हाइट, और ड्यूरेशन यानी टाइम का ड्यूरेशन यानी कौन परमाणु जो है परमाणु की स्टेट में कितने टाइम तक रह सकता है, या कोई भी स्कंध है मॉलिक्यूल है तो वो अपनी उस मॉलिक्यूल स्टेट में कितने समय तक रह सकता है, उसको ड्यूरेशन से शो किया है। और प्रॉपर्टीज जो है उनके अंदर किस तरह की है, कलर, स्मेल एक्सेट्रा, तो उसका डिफरेंसेस कितना है एक परमाणु दूसरे परमाणु में, क्वालिटी में क्या अंतर है, इसे शो करने के लिए लास्ट जो 5th पॉइंट है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस को यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है मैटर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैटर के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती है। तो ये जो प्रोफेसर क्या नाम है साइंटिस्ट प्रोफेसर नेपे जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, तो कॉन्शियसनेस इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग एंटिटीज, ये कोई मैटर में नहीं पाई जाती है। हाँ, मैटर भी जो है नेचुरल कुछ लॉज से गवर्न होता है, उसके अंदर भी अपने कुछ इनेट लॉज है, उसी को चाइनीज फिलोसफी में, जापानीज फिलोसफी में ली के नाम से डिस्कस किया जाता है या री के नाम से डिस्कस किया जाता है, किंतु वो एक प्रकार से नेचुरल लॉज है जिससे कि मटेरियल एंटिटीज भी गवर्न होती है। बट उसको कॉन्शियसनेस कोई अगर कहता है तो एक अलग बात है, अदरवाइज रियल में कॉन्शियसनेस जो है वो जीव का ही अपना गुण है, स्पेशल गुण है। यहाँ पर हम ये इतना हमने बैकग्राउंड में जो चीज है वो समझ ली, अब हम उसको अप्लाई करके देख रहे हैं यहाँ पर कि चॉइस दंडक होते हैं, यानी जीवों के चॉइस तरह से कैटेगराइज किया गया है आगमों में। तो उसमें सबसे पहले बताया जाता है कि नरक के जीव होते हैं, फिर उनके बाद में भवनपति, उनसे ऊपर की हायर स्टेट जो है वो भवनपति देवों की होती है, उनसे हायर स्टेट जो है वंतर देवों की होती है। अब इनको अगर हम विचार करें कि द्रव्य दृष्टि से ये क्या क्या है, इनका अपना आपस में क्या स्वरूप है, तो बताया गया है कि वो तुल्य है। तुल्य का मतलब है कि आत्मा जो मूल द्रव्य हमारी है आत्मा, तो नरक की आत्मा हो, चाहे भवनपति देवों की आत्मा हो, चाहे वंतर देवों की आत्मा हो, चाहे किसी भी जीव की आत्मा हो, वो तो सब तुल्य ही है ना। आत्मा का स्वरूप तो सभी जीवों में समान एक जैसा ही है, और वो अपने आप में सिंगल यूनिटरी सब्सटेंस है। जैसे बुद्धिज्म में ये माना जाता है कि सेल्फ इज आल्सो ए कंपाउंड ऑफ 5 एलिमेंट्स, तो जैनिज्म में ऐसा नहीं है कि आत्मा कोई अनेक तत्वों के योग से मिलकर के बनी हुई है, वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है और वो सिंगल यूनिटरी सब्सटेंस है इन इटसेल्फ। तो वो उस दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से विचार किया जाए कि हमारा मूलभूत जो तत्व है आत्म तत्व, वो तो सभी जीवों में एक ही होगा और समान ही होगा और एक ही जैसा होगा। इसी तरह से आत्मा असंख्य प्रदेशों से मिलकर के बनी होती है, तो वो प्रदेश की दृष्टि से सबकी आत्मा समान है, एक जैसी है। अवगाहना का जहां तक प्रश्न है, तो नरक के भवनपति, मंतर, ज्योतिष, वैमानिक, 5 प्रकार के स्थावर, 3 प्रकार के विकलेंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले प्राणी, और तिर्यंच, पंचेंद्रिय और मनुष्य, ये जितने भी ये 24 प्रकार के दंडक माने गए हैं, यानी 24 तरह के जीव माने गए हैं। तो इन सब में बताया गया है कि अवगाहना की दृष्टि से ये तुल्य भी हो सकते हैं, और इनमें 4 तरह का अंतर भी हो सकता है, जिसके चोटानवड़िया कहा गया। अभी अपन ने 6 स्थान पतित बताया है, इसमें 4 स्थान पतित का अंतर बता रहे हैं। तो तुल्य कहने का मतलब है कि किसी भी जीव की जो अवगाहना, उत्कृष्ट अवगाहना होती है, वो 500 धनुष्य और कभी कभी मैक्सिमम 600 धनुष्य की मानी जाती है। तो जितनी भी नरक के प्राणी हो, चाहे कोई भी हो, जीव हो, उनका मैक्सिमम जो हाइट है वो जितनी होनी चाहिए, जितनी है वो तो फिक्स है, मिनिमम हाइट भी फिक्स है, किंतु बीच की जो हाइट्स होती है उसमें 4 चीजों स्थान को 4 दृष्टियों से अंतर हो सकता है, इसलिए उसको चोट्ठानवणिया कहा गया है। तो वो 4 स्थान जो है वो अपन 6 स्थान के अंदर अनंत गुना जो अंतर है उसको न लेकर के संख्यात, असंख्यात, भागहीन और गुणहीन, और इसी तरह से अधिक,
के स्केल को काम में लेकर के ये अंतर दिखाया जाता है। स्थिति की जहां तक प्रश्न है कि उनका लाइफ स्पान कितना हो सकता है, तो लाइफ स्पान जो है मैक्सिमम जितना देवताओं का, नरक के प्राणियों का ये माना गया है कि 33 सागरों का मैक्सिमम उनका होता है, मिनिमम अंतर मुहूर्त का होता है। तो उस दृष्टि से वो सब समान ही है, किंतु बीच में किसकी आयु कितनी है, कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तो वो 4 स्थान से उनमें अंतर पाया जाता है। वर्णांदी के संदर्भ में कहा गया कि उनकी बॉडी के कलर्स किस तरह के हैं, तो उसमें कहा गया कि 6 स्थान से इसमें अंतर देखा जा सकता है। एक जीव की तुलना में दूसरे जीव का कलर मान लीजिए है, किसी का अगर ब्लैक कलर है या रेड कलर है या व्हाइट कलर है, तो उसमें डिग्री का बहुत अंतर हो सकता है। किसी का 1 डिग्री है तो किसी का 2 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, किसी का अनंत हो सकता है। तो ये 6 स्केल इसके ऊपर लागू होते हैं। तो कलर आदि की डिफरेंसेस को शो करने के लिए 6 स्केल काम में लिए जाते हैं। यहाँ उपयोग की बात है कि ज्ञान और दर्शन का विकास जीवों में किस तरह का होता है, तो ये कहा गया है कि सब जीवों में जो ज्ञान दर्शन का विकास होता है उसमें भी ये 96 का स्केल लागू होता है। किसी का ज्ञान बहुत है, किसी का बहुत कम है, किसी का बहुत मीडियम लेवल का है, और उसमें भी डिग्री का बहुत अंतर हो सकता है, अनंत गुना अंतर हो सकता है। तो ज्ञान में भी और दर्शन की शक्ति में भी अनंत गुना अंतर हो सकता है, असंख्यात गुना भी अंतर हो सकता है और संख्यात गुना भी अंतर हो सकता है। तो ये इसमें 96 का स्केल लागू होता है ज्ञान के अंतर को दिखाने के लिए। यहाँ पर जैसे अब मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि पृथ्वी काय के जीवों के समझ लीजिए कि आप देखना चाहते हैं कि उनके लाइफ स्पान कितने हैं, कितना है। तो एक जीव और दूसरे जीव की तुलना में कहा जाता है कि उनमें 3 स्थान की अपेक्षा से अंतर पाया जाता है। तो जैसे 22,000 वर्ष मैक्सिमम उम्र मानी जाती है पृथ्वी तत्व की, यानी कोई पर्वत है, कोई चट्टान है, वो 22,000 वर्ष तक कंटिन्यूअस लिविंग हो सकती है, लाइव हो सकती है, तो उसमें लाइफ देखा जा सकता है। तो 22,000 मैक्सिमम पृथ्वी काय का लाइफ माना गया है। तो इसमें किसी पृथ्वी का तत्व का मान लीजिए कि 22,000 वर्ष की उम्र है, और उसके कंपैरिजन में दूसरी पृथ्वी काय के जीव की भी 22,000 वर्ष की उम्र तो है, किंतु एक समय कम है उसमें। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसमें उन दोनों में कंपैरिजन की जाए तो असंख्यात तमो भागहीन, उनमें असंख्यात भागहीन अंतर होता है। इसी तरह से 22,000 वर्ष की किसी की उम्र है और किसी की एक मुहूर्त कम 22,000 वर्ष की उम्र है, तो उसमें संख्यात भागहीनता का मतलब कमी कंपैरिजन में वो कम है। 22,000 वर्ष का कोई पत्थर या चट्टान या पर्वत है, कुछ भी है, तो और किसी और पर्वत की जो या चट्टान की या पत्थर की उम्र 1,000 वर्ष की है, तो वो आपस में संख्यात गुना अंतर उनमें पाया जा रहा है लाइफ स्पान की दृष्टि से। इसी तरह से एक समय कम 22,000 वर्ष की उम्र का कोई अगर पत्थर है और किसी की उम्र 22,000 वर्ष की है, तो उसमें संख्यात भाग अधिक जो है ये दूसरे का लाइफ स्पान हो गया। एक मुहूर्त कम 22,000 वर्ष की उम्र का कोई पत्थर या चट्टान है, तो उसकी कंपैरिजन में 22,000 वर्ष वाला जो पत्थर है वो संख्यात भाग अधिक हो गया है, और 1,000 वर्ष वाला कोई पत्थर है तो उसका 22,000 वर्ष की वाला पत्थर जो है संख्यात गुना अधिक हो गया है। तो ये 3 तरह से स्केल इस पर लागू हो रहा है। 6 स्केल लागू, अनंत वाला लागू नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ अपनी किसी भी स्टेट में होता है वो असंख्यात काल से ज्यादा उस स्टेट में नहीं रह सकता है, उसके बाद वो चेंज हो जाता है। तो ये आगमों का एक फिक्स सिद्धांत है कि कोई भी पदार्थ एक ही स्टेट में असंख्यात काल से ज्यादा नहीं रहता है, इसलिए अनंत वाला स्केल इन पर लागू नहीं होता है। अब ये मनुष्यों के संदर्भ में बात आ रही है कि मनुष्य की जिस तरह से चर्चा की गई है, तो उसमें है कि अवगाहना की अपेक्षा से अगर आप विचार करें, द्रव्य दृष्टि से भी विचार कर सकते, प्रदेश की दृष्टि से भी कर सकते हैं, ये डबल इसमें दे दिया गया, स्थिति और वर्ण आदि और ज्ञान दर्शन आदि के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे भी बताया गया है कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों की आत्मा समान है, एक ही प्रकार की है, तो द्रव्य दृष्टि से उनमें कोई अंतर नहीं है। ओरिजिनल जो सेल्फ है, सोल है, वो तो एक ही प्रकार का है,
उनकी जो सोल का जो स्ट्रक्चर है वो भी एक जैसा ही है, असंख्य प्रदेशी ही है, किंतु अवगाहना में तुल्य भी हो सकते हैं। और यस, जघन्य अवगाहना जिसको कहते हैं, जघन्य का मतलब मिनिमम जो हाइट है जीवों की, वो सभी मनुष्यों की मिनिमम सभी पर सेम ही स्केल लागू होता है कि सबका समान ही होगा। मिनिमम जो हाइट है वो सबकी एक जैसी होगी। मैक्सिमम जो हाइट है वो भी सबकी, जो भी ह्यूमंस के अंदर में होगी वो सेम ही होगी, किंतु बीच में उनका अंतर हो सकता है। जो मीडियम साइज आती है उसमें हाइट से है, उसमें डिफरेंस देख सकते हैं। मध्यम अवगाहना है, इसमें चौठान बढ़िया, यानी इसमें 4 स्केल्स आप लागू कर सकते हैं। तो संख्यात असंख्यात वाला और संख्यात असंख्यात गुण वाला, भाग और गुण वाला, तो ये 4 स्केल ही इस पर लागू होते हैं। जघन्य स्थिति जो है वो अब यहाँ पर स्थिति की बात आ रही है, तो स्थिति का मतलब है कि लाइफ स्पान। तो ये जघन्य जितना भी लाइफ स्पान है मनुष्य का, वो अंतर मुहूर्त का होता है, तो वो सभी जीवों के लिए समान ही है कि जघन्य उतना ही, मिनिमम लाइफ स्पान तो सभी जीवों का उतना ही होगा, मैक्सिमम भी उसी तरह से होगा। किंतु मध्यम स्थिति में ये है कि तुल्य तुल्य और चौठान बढ़िया। सो यहाँ मध्यम स्थिति वाले जो होते हैं वो द्रव्य दृष्टि से तो वैसे ही है, प्रदेश की दृष्टि से वैसे ही है, और किंतु स्थिति में चौठान बढ़िया, यानी उनमें अंतर हो सकता है। उनकी उम्र में बहुत अंतर हो सकता है, किसी की उम्र ज्यादा है, किसी कम है, किसी का 1 मिनट मान लीजिए लाइफ स्पान कम है, किसी का 1 मिनट ज्यादा है, तो यूं करके बहुत सारे वेरिएशन इसमें हो सकते हैं। बट हाँ, इसमें भी संख्यात और असंख्यात वाले स्केल ही लागू होंगे, चाहे भाग वाला हो चाहे गुण वाला हो। इसी तरह से वर्ण आदि के संदर्भ में, यानी मनुष्यों के अंदर में जो कलर्स हैं, तो कलर्स का डिफरेंस अनंत गुना हो सकता है, इसलिए इसमें 6 स्केल लागू होते हैं। ज्ञान दर्शन के विकास की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी 6 प्रकार के स्केल लागू होते हैं। जघन्य और उत्कृष्ट जो है वर्ण आदि की कंपैरिजन किया जाता है, तो इसमें 4 स्केल्स लागू होते हैं। स्वस्थांति तुल्य शेष 19 बोल में छठान बढ़िया। वर्ण आदि की अपेक्षा से कहा गया है कि उनमें 19 बोल का मतलब है कि गंध 2 प्रकार की होती है, वर्ण 5 प्रकार के होते हैं, रस 5 प्रकार के होते हैं और स्पर्श 8 प्रकार के होते हैं। ऐसे 20 चीजें होती है जिनके आधार पर उनकी डिफरेंसेस दिखाई जाती है क्वालिटी की दृष्टि से। तो उसमें 19 बोलों में उनके छठान बढ़िया लागू होता है। बाकी स्वस्थान की अपेक्षा से, यानी उनका अपना जो कलर है पर्टिकुलर, वो तो वैसा वो तुल्य होता है, किंतु बाकी सब चीजें में इतना डिफरेंसेस हो सकता है। इसी तरह से उपयोग, यानी ज्ञान दर्शन के विकास में, चेतना के विकास में उनके जो है अनंत गुना भी अंतर हो सकता है। तो ये 6 स्केल्स इसमें लागू होते हैं। इसी तरह से मध्यम वर्ण आदि के संदर्भ में 4 स्थान और 6 स्थान दोनों की दृष्टि से देखना है कि अवगाहना में 4 स्थान वाले हो सकते हैं, स्थिति में 4 स्थान हो सकते हैं, किंतु उनके वर्ण आदि में 6 स्थान का अंतर हो सकता है। जघन्य मति शुद्ध ज्ञान कहा गया है कि मिनिमम जो किसी भी जीव के अंदर जो चेतना का मिनिमम विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें वो समान ही होंगे जो मिनिमम है उसमें, तो किंतु उनके बाकी चीजों में थोड़ा बहुत जो अंतर पड़ता है, स्वस्थान की अपेक्षा से वो समान होते हैं, बाकी विकास की दृष्टि से उनमें भी 6 स्केल से आप उसके डिफरेंसेस को मेजर कर सकते हैं। उत्कृष्ट में और मध्यम में और जघन्य उत्कृष्ट, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर अवधि ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, केवल ज्ञान आदि में भी कितना अंतर हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको समझाने का कोशिश किया गया है। तो अवधि ज्ञान और मनोप्रयोग ज्ञान में भी अंतर हो सकता है, उसमें भी छठान बढ़िया का जो है स्केल लागू होता है, किंतु केवल ज्ञान तो सबका एक ही जैसा होता है। जो भी जीव केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें उनका कोई अंतर नहीं होता है। तो ये आपको मैंने मोटा मोटी जस्ट बताया है कि किस तरह से जीवों के डिफरेंसेस को शो किया गया है इसके आधार पर। अब अजीव के संदर्भ में, तो चूंकि अजीव में धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाश और मेटर, ये 4 चीजें हैं और काल तत्व भी अपने आप में है। तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल ये सब अरूपी द्रव्य है। अरूपी का मतलब है नॉन मटेरियल है, नॉन फिजिकल है, नॉन विजिबल है। तो इनको मेजर आप नहीं कर सकते हो कि इनमें क्या अंतर है क्या नहीं है।
और इनके स्वरूप में वस्तुतः देखा जाए तो कोई अंतर होता ही नहीं है। पहली बात, ये अपने आप में यूनिटरी सब्सटेंस है, चाहे मीडियम ऑफ मोशन हो, मीडियम ऑफ रेस्ट हो, स्पेस हो, ये तो सिंगल यूनिटरी सब्सटेंसेस है और इनके स्वरूप में ऐसा कोई अंतर नहीं होता है। यद्यपि परिवर्तन इनका भी निरंतर होता रहता है, म्यूटेशन होता रहता है, बट इट डजंट मीन दैट वो कुछ भी चीजें उनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे आपको। हर समय वही क्वालिटी, उतनी ही क्वालिटी उसमें रहेगी। टाइम का जहां तक प्रश्न है तो टाइम को एक तरह से मेटाफोरिकल सेंस में माना जाता है। एक्चुअल में टाइम डजंट एग्जिस्ट, पर हाँ, पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है प्रतिक्षण, उसको टाइम अगर हम मानते हैं तो वो टाइम एग्जिस्ट करता है, हर समय करता है वो, और हर द्रव्य पर वो लागू होता है। तो यहाँ पर हम जस्ट यहाँ देख रहे हैं कि हमें अगर मेजर करना है डिफरेंसेस को, तो वो मैटर में ही आप केवल डिफरेंस को मेजर कर सकते हो या देख सकते हो। तो द्रव्य दृष्टि से परमाणुओं में, स्कंधों में क्या अंतर होता है, क्षेत्र की दृष्टि से क्या अंतर होता है, काल की दृष्टि से क्या होता है, उनकी क्वालिटीज की दृष्टि से उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसको प्रज्ञापना सूत्र में इस तरह से चार्ट से शो किया है। मूल में तो टेक्स्ट में किया गया, चार्ट तो बनाने वाले, ट्रांसलेट करने वाले बनाते हैं, बट वो फैक्ट्स फिगर तो सारे आगम के अंदर जो है उसी को डाला गया है। तो अब यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटा मटेरियल एंटिटी परमाणु मानी गई है। उसके बाद में दो परमाणु मिलकर के द्विप्रदेशीय स्कंध बनता है, 3 परमाणु मिलने से 3 प्रदेशीय स्कंध बनता है, 10 मिलने से 10 प्रदेशीय, असंख्यात मिलने से संख्यात प्रदेशीय, और संख्यात मिलने से असंख्यात प्रदेशीय, और अनंत परमाणु के मिलने से अनंत प्रदेशीय स्कंध बनते हैं। जीव जितने भी मैटर का उपयोग कर रहा है, चाहे श्वास के रूप में ले रहा है, चाहे बॉडी के रूप में है, चाहे कर्म के रूप में ग्रहण कर रहा है, एनर्जी के रूप में ग्रहण कर रहा है, फूड के रूप में ग्रहण करना है, कोई भी चीजें जीव जिनका उपयोग करता है वो हमेशा अनंत प्रदेशी स्कंध ही होते हैं। परमाणु या असंख्यात प्रदेशी स्कंध कभी नहीं होते। तो ये एक फिक्स सिद्धांत है जैन आगमों का कि जीव जिन पुद्गलों का उपयोग करता है वो हमेशा अनंत प्रदेशीय स्कंध ही होते हैं। तो ये अब हम देखेंगे परमाणु जहां तक है, तो परमाणु की जहां बात की जा रही है कि परमाणु हमेशा द्रव्य दृष्टि से एक सिंगल यूनिटरी सब्सटेंस है अपने आप में, और हर परमाणु की पोजीशन वही है। सभी परमाणु अपने आप में सिंगल यूनिटरी सब्सटेंस है, तो उनका एक परमाणु और दूसरे परमाणु का आप द्रव्य दृष्टि से अगर कंपैरिजन करेंगे तो उनमें कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। इसी तरह से परमाणु अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, तो सभी परमाणु इसी तरह से एक सिंगल यूनिट ही है, तो इसलिए उनमें कोई आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अवगाहना की दृष्टि से जहां तक प्रश्न है, तो अवगाहना का मतलब होता है कि वो स्पेस में कितना स्पेस लेते हैं। अगर परमाणु एक स्पेस में जब रहता है तो कितना स्पेस लेता है, तो सभी परमाणुओं की एक ही पोजीशन है कि वो एक स्पेस पॉइंट से ज्यादा ले ही नहीं सकता है, उसका उतना डायमेंशन है ही नहीं कि वो आगे के दूसरे किसी स्पेस पॉइंट पर जा सके। तो उसका अपना जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक स्पेस पॉइंट के बराबर ही होता है, उससे ज्यादा वो एक्सटेंड कर ही नहीं सकता है। सो ये अवगाहना की दृष्टि से सभी परमाणुओं की एक ही पोजीशन है कि उनका अवगाहना एक ही प्रकार की होती है, यानी वन स्पेस पॉइंट के अंदर ही सभी परमाणु रहते हैं। दूसरा है कि स्थिति की अपेक्षा उनमें चौथानवड़िया का अंतर होता है। स्थिति का मतलब है कि परमाणु की स्टेट में एक समय भी रह सकता है, संख्यात समय एक से लेकर के संख्यात जितना भी नंबर काउंट होता है उसको संख्यात काल कहते हैं उसको। तो परमाणु अपनी एक स्टेट में वो एक समय भी रह सकता है, 2 समय भी रह सकता है, और संख्यात काल तक भी रह सकता है, जिसको आप टाइम को मेजर करके बता सके, किंतु असंख्यात समय भी रह सकता है। तो इसलिए इसमें चौथानवणिया यानी 4 स्केल्स लागू होते हैं। असंख्यात समय के बाद परमाणु की स्टेट में नहीं रहेगा, जिस स्टेट में था उस स्टेट में नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन हो ही जाएगा। सो ये परिवर्तन को बताने के लिए इसका स्थिति बताया गया है कि ये एक परमाणु की स्टेट में असंख्यात काल से ज्यादा नहीं रहता, इसलिए अनंत वाला स्केल इस पर लागू नहीं होता है। और 15 बोल में छठानवणिया होता है, 16 बोल में, यस। सो माना जाता है कि परमाणु के अंदर में 2 तरह के स्पर्श होते हैं, एक तरह का कलर होता है, एक तरह की स्मेल होती है, और एक ही प्रकार का टेस्ट होता है।
तो ये 5 क्वालिटीज ही एक्चुअल में परमाणु में पाई जाती है, परंतु स्पर्श कभी एक उष्ण और शीत में से एक हो सकता है और स्निग्ध और रुक्ष में से एक हो सकता है। तो यूं उसमें वेरिएशन उसमें हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उसमें छठान वड़िया इसलिए बताया है कि एक परमाणु के अंदर सपोज ब्लैक कलर भी है, तो वो ब्लैक कलर 1 डिग्री का भी हो सकता है, 2 डिग्री का भी हो सकता है और अनंत डिग्री का भी डिफरेंस उनमें हो सकता है। तो कलर की दृष्टि से उनमें अनंत गुना फर्क हो सकता है, कलर की दृष्टि से भी अनंत गुना उनमें एक दूसरे की कंपैरिजन में अंतर हो सकता है। तो ये छठानवलिया वाला कलर की कंपैरिजन में ये सारे छठानवलिया का जो स्केल है वो कलर के या प्रॉपर्टीज के संदर्भ में पूरी तरह से लागू होता है। द्विप्रदेशी स्कंद है, तो चूंकि वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो हर द्विप्रदेशी स्कंद की वही स्टेट होगी कि वो 2 परमाणु से मिलकर बना है, तो उसमें 2 ही तो प्रदेश होंगे, तो प्रदेश की अपेक्षा से भी वो समान ही होंगे। इसी तरह से 3 प्रदेशी, इसी तरह से 10 प्रदेशी, इसी तरह से संख्यात प्रदेशी का जहां तक प्रश्न है, तो संख्यात प्रदेशी कहने के लिए 10 परमाणु मिले तो भी संख्यात प्रदेशी है, 100 परमाणु मिलकर के कोई मॉलिक्यूल बना है तो वो भी संख्यात प्रदेशी के अंतर्गत आ गया है। 1000 परमाणु मिलकर के अगर कोई स्कंद बना है तो वो भी संख्यात प्रदेशी के अंतर्गत आ गया है। तो यूं देखा जाए तो उसे द्रव्य दृष्टि से तो आप भले कह दे कि वो संख्या तुल्य है, किंतु प्रदेश के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल में छठानवड़िया का जो है डिफरेंस हो सकता है। कोई मॉलिक्यूल अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। छठानवड़िया इसमें लागू किया है, नहीं सॉरी दुट्ठानवड़िया कहा है, इसको छठानवड़िया नहीं कहना है, क्योंकि ये संख्यात प्रदेशी स्कंद की बात हो रही है, ये ना संख्यात प्रदेशी है ना अनंत प्रदेशी है, तो इसमें इसलिए 2 स्केल ही लागू होते हैं। असंख्यात प्रदेशी में 4 स्केल लागू होते हैं और अनंत प्रदेशी में 6 स्केल लागू होते हैं। तो अवगाहना की दृष्टि से भी देखा गया है कि परमाणु जो है वो उनकी अवगाहना यानी स्पेस लेने का मैंने वो बता ही दिया है, किंतु 2 प्रदेशी स्कंद जो है वो एक प्रदेश न्यूनाधिक हो सकता है, अर्थात 2 प्रदेशी स्कंद एक आपको एक्सटेंड करे तो 2 स्पेस पॉइंट लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें 2 ही एटम्स है, उससे ज्यादा नहीं है। इसी तरह से 3 प्रदेशी स्कंद की बात है तो वो एक प्रदेश के अंदर भी रह सकता है, 2 के अंदर भी रह सकता है और 3 स्पेस पॉइंट्स के अंदर भी रह सकता है। 10 वाला है वो इसी तरह से 10 में भी रह सकता है और 1 में भी रह सकता है। संख्यात प्रदेशी है तो वो 1 में भी रह सकता है और जितने उसके प्रदेश है पर एटम है उतने स्पेस पॉइंट्स ले सकता है। असंख्यात प्रदेशी की भी वही बात है। और अनंत प्रदेशी की जहां तक बात थी, वो अनंत प्रदेश स्पेस पॉइंट नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि स्पेस को जैन दृष्टि से असंख्यात प्रदेशी ही माना गया है। कॉस्मिक स्पेस स्पेशली, पूरा टोटल स्पेस तो अनंत प्रदेशी है, किंतु जो कॉस्मिक स्पेस है वो असंख्य प्रदेशी होने से कितना भी मैटर आपके स्पेस के अंदर हो जाए, वो असंख्य प्रदेशों के अंदर ही एकोमोडेट होगा, उससे बाहर वो एक्सटेंड नहीं कर सकता, क्योंकि बाद में पदार्थ लोक से बाहर नहीं जा सकता है। लोक के बाहर तो अनंत स्पेस है, किंतु उसमें पदार्थ जा नहीं सकता है। तो उसे इसी असंख्य प्रदेशात्मक जो लोक है, कॉस्मिक स्पेस है, उसी के अंदर एकोमोडेट होना है। तो यद्यपि मैटर जो है अनंत गुना ज्यादा है जीवों के कंपैरिजन में, परंतु वो सारा का सारा मैटर इसी लोक के अंदर है, इससे बाहर नहीं है। तो ये इसमें आपने चौठान, कहीं दुठान वड़िया है, कहीं चौठान है, कहीं छठान वड़िया है, यानी कहीं आप 6 स्केल लागू कर सकते हैं, 6 स्केल लागू कर सकते हैं, कहीं 4 ही कर सकते हो, कहीं 2 ही कर सकते हैं। क्षेत्र की अपेक्षा से अब यहाँ पे बता रहा है कि यानी स्पेस पॉइंट तो हमने वैसे यहाँ अवगाहना में ये बात चर्चा कर ली है, ज्यादा मुझे यहाँ नहीं लग रहा है कि कुछ बताना चाहिए। तो ये द्रव्य की दृष्टि से तुल्य एक प्रदेशावगाढ़। अच्छा, एक तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अब क्षेत्र की अपेक्षा से एक डिफरेंस ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी पुद्गल होते हैं, तो चाहे वो 10 प्रदेशी हो, 100 प्रदेशी हो, अनंत प्रदेशी हो, असंख्य प्रदेशी हो, वो एक स्पेस पॉइंट के अंदर भी रह सकते हैं और उनकी डिपेंड करता है उनका नंबर ऑफ एटम्स पर,
उतनी स्पेस पॉइंट पर भी वो रह सकता है। तो परंतु कुछ आप देखेंगे कि एक ही आकाश स्पेस पॉइंट के अंदर अनंत परमाणु भी है, अनंत द्विप्रदेशी स्कंद भी है, अनंत तीन प्रदेशी स्कंद भी है, असंख्यात प्रदेशी स्कंद भी है, असंख्यात प्रदेशी स्कंद भी और अनंत प्रदेशी स्कंद भी है। तो जब हम स्पेस की कंपैरिजन में देखेंगे तो सभी का समान हो गया ना, एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर परमाणु भी उतना ही जगह ले रहा है और अनंत प्रदेशी स्कंद भी उतनी ही जगह में वहां एकोमोडेट हो रहा है। तो इसको यहाँ प्रदेशावगाढ़ की दृष्टि से समझाने की कोशिश की है कि एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर अनंत प्रदेशी असंख्य प्रदेशी परमाणु पुद्गल भी वहां रह सकता है और उसका स्थान भी उतना ही होगा जितना एक परमाणु का स्थान है। तो कहने का मतलब है कि मैटर अपने आप को इतना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि वो अनंत और असंख्य प्रदेशी होते हुए भी एक स्पेस पॉइंट के अंदर भी ठहर सकता है। और अब काल की दृष्टि से बताया जा रहा है कि इसी तरह से परमाणु हो चाहे अनंत प्रदेशी असंख्य प्रदेशी स्कंद हो, इनकी जो काल की स्थिति है वो भी ये है कि वो द्रव्य दृष्टि से भले तुल्य हो, प्रदेश की दृष्टि से भले तुल्य हो, किंतु अवगाहना की दृष्टि से इनमें चौथा 4 स्केल का डिफरेंसेस हो सकता है। और प्लस जो है ओके, स्थिति का मतलब इतना ही है कि परमाणु भी हो सकता है कि एक समय के लिए उस स्टेट में रहे, कोई मॉलिक्यूल भी ऐसा हो सकता है जो एक समय के लिए ही उस स्टेट में रहे, तो वो एक समय स्थितिक कहलाते हैं। इन्हें दोनों की टाइम ड्यूरेशन एक ही जैसा होने से वो दोनों ही एक कैटेगरी में आ गए हैं टाइम की दृष्टि से। इसी तरह से वर्णों की दृष्टि से, कलर की दृष्टि से भी माना गया है कि एक पुद्गल और दूसरे पुद्गल में मान लीजिए कि सेम कलर की डिग्री है तो वो एक गुण काला पुद्गल ही कहलाएगा, ठीक है ना। एक एटम के अंदर भी एक गुण काला है और कोई मॉलिक्यूल है उसमें भी अगर 1 डिग्री ब्लैकनेस है तो वो दोनों की कैटेगरी एक ही हो गई कलर की दृष्टि से। तो ये यहाँ पर स्केल्स के उससे भी जो है इनमें छठानवड़िया का अंतर दिखा रहे हैं। यद्यपि वो दोनों एक गुण काला है और संख्यात गुण काला है और संख्यात गुण काला है, परंतु यस प्रदेश की दृष्टि से उनमें छठानवड़िया बता रहे। प्रदेश की दृष्टि से क्यों बता रहे हैं कि एक एटम है उसमें एक ही एटम है किंतु अनंत प्रदेश स्कंध है तो उसमें अनंत है, तो बहुत अंतर हो गया उनमें। इसी तरह से कोई मॉलिक्यूल असंख्यात परमाणुओं से बना हो सकता है, कुछ संख्यात से बने होते हैं। तो ये कलर दोनों में सभी में एक ही डिग्री है, परंतु प्रदेशों की नंबर जो है बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। इसी तरह से अवगाहना में भी अंतर हो सकता है, इसी तरह से स्थिति में भी अंतर हो सकता है। अब यहाँ पर वैसे मोटा मोटी ये सब बातें अपन ने डिस्कस कर ली है। ये इस तरह से भी स्केल जो है साथ में एक साथ सारा बताया गया है। ओके, तो ये समुच्चय का मतलब होता है कि अब टोटल सारा आपका मैटर साथ में लेकर के बात करें तो ये टोटलिटी में अगर देखें तो ये इस तरह से चार्ट दिखाया गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके साथ ही मेरा अपना टॉपिक पूरा होता है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। और दूसरा वो टाइम का जो कंसेप्ट था मैंने वो भी सोचा था कि आज वो भी डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, पर इस संदर्भ में कोई प्रश्न है तो पहले उसके लिए आमंत्रण है आप सभी। आप में से किसी के भी प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। भंडारी साहब का प्रश्न है, उसके अलावा किसी और का है तो बताइए। पहले दूसरों के ले लीजिए, मेरे तो हाँ, बहुत सारे इसलिए प्रश्न मैं होंगे। औरों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर और किसी के है तो फिर पहले ले लेते। सर और किसी का हैंड, पोखरणा साहब का है तो आप म्यूट भंडारी साहब और पोखरणा साहब आप दोनों अनम्यूट कर सकते हो, और भंडारी साहब आप शुरू कीजिए और पोखरणा साहब आप उसमें साथ साथ जुड़ जाइए। तो मेरा एक प्रश्न तो ये है कि परमाणु इज डायमेंशनलेस, ऐसा मैंने पढ़ा था। बिल्कुल। तो परमाणु कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है। तो रहता कहाँ अगर पर? डायमेंशनलेस है तो वो कुछ ऑक्युपाई नहीं करेगा, ऐसा मेरा विचार है। वो एक स्थान में रह सकता है
पर उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। ये थोड़ा डिफरेंस है ये दो स्टेटमेंट्स में। तो जो चलिए। आपने कहा कि दो परमाणु है तो दो स्पेस में रहेंगे, फिर वो मेरे समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो भी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। तो देखिए, ऐसा मानना है कि ये कई सारे परमाणु एक ही प्रदेश में एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। डायमेंशंस लेस हैं। तो इसलिए ये जो कुछ आपने बताया उसमें थोड़ा मेरे को लगा कि क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है, अगर आप ओके। बता। आप जो कह रहे हैं कि वो स्पेस में रह सकते हैं, फिर वो ऑक्युपाई नहीं कर सकते हैं, तो दो चीजें समझना है जैन आगम की दृष्टि से। एक तो होता है कि स्थान घेरना, इन्हें स्थान लेना, और एक होता है अवगाहन करना। ये दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा। अवगाहन जो चीजें करती है, मान लीजिए आत्मा भी है तो अनंत आत्माएं हैं इस संसार में, या अनंत मैटर है, या अनंत परमाणु है, तो वो एक ही स्पेस पॉइंट में रह रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अवगाहन स्पेस पॉइंट में कर रहे हैं, स्थान नहीं घेर रहे हैं जिसमें कि दूसरी कोई चीज ना आ सके। तो ये थोड़ा सा जैन आगमों में अवगाहना का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सटल है, जिसको आप साइंस की भाषा में जिस तरह से आप समझ रहे हैं वो कंसेप्ट है कि इसमें एक चीज पड़ी भी है, किंतु उस स्थान पर अनंत दूसरी चीजें भी रह सकती है ना, अनंत परमाणु भी उसी स्थान पर रह सकते हैं, अनंत स्कंध भी रह सकते हैं, सूक्ष्म स्कंध भी रह सकते हैं, जीवों के प्रदेश भी रह सकते हैं, क्योंकि जीव असंख्य प्रदेश लेता है कम से कम ऑक्युपाई करने के लिए। तो एक स्पेस पॉइंट के अंदर कई जीवों के प्रदेश भी आपको दिखाई दे सकते हैं, अनंत मैटर भी आपको दिखाई दे सकता है। तो ये अवगाहना कहलाती है, जिसमें कि एक ही जगह में कई चीजें एक साथ रह सकती है और वो कोई किसी को हिंडर नहीं करती है, ऑब्स्टिकल क्रिएट नहीं करती है, या दूसरी चीज में नहीं रह पाए, ऐसा नहीं होता है उसमें। तो ये अवगाहना का कंसेप्ट है। स्थान अवगाहना घेरने को का इंग्लिश में क्या कहेंगे? अवगाहना को ऑक्युपेशन ही कहते हैं, ऑक्युपाई करना ही कहते हैं। आप उसको साइंस की भाषा में आपको नहीं जचेगा, बट इसको ऑक्युपाई करना ही, एकोमोडेट करना कहते हैं। सो स्पेस के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर अनंत परमाणु आप रह सकते हैं। और अभी अपन ने देखा था ना कि एक प्रदेशावगाढ़, तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि एक परमाणु भी उसके अंदर है, असंख्यात प्रदेशी स्कंध भी उसके अंदर है, असंख्यात प्रदेशी भी स्कंध है, अनंत प्रदेशी स्कंध भी उसी एक ही स्पेस पॉइंट के अंदर है, और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी में समा जाते हैं सभी कुछ। ठीक है। तो ये अवगाहना कहलाती है। इसी तरह हाँ, से ये तो सिद्धों के संदर्भ में भी कहा जाता है, जैसे सिद्ध है, मुक्त होने के बाद में अनंत आत्माएं आज तक मुक्त हो चुकी है, परंतु वो 45 लाख योजन की जो सिद्धशिला है उसी के अंदर सभी जाकर के रह रही है। परंतु उसी स्थान पर अगर मान लीजिए 50 आत्माएं भी चली जाए तो वो वहीं पे रहेगी, स्थान सबका एक है, परंतु कोई किसी को वो नहीं होता, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता है, या उस एक आत्मा जहां रह गई वहां दूसरी जगह दूसरी नहीं रह सकती, ऐसा नहीं है। उसी चीज में वो भी समा सकती है। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई कर दिया। एक दो छोटे प्रश्न और थे। वो बुद्धिज्म को आपने कहा कि वो 5 प्रकार के योग से वो बना है, हाँ, तो वो क्या? सेल्फ को डिफाइन करते 5 स्कंधों से सेल्फ बना है। तो नाम, रूप, संज्ञा, वेदना और संस्कार, इन 5 को वो संघात कहते हैं। ये 5 स्कंध कहलाते हैं, अलग अलग एग्रीगेट कहलाते हैं, और इनसे मिल करके सेल्फ क्रिएट हुआ है। ऐसा वो नाम, रूप और क्या बताया आपने? संज्ञा, वेदना और संस्कार। संस्कार जिसको हम कर्मों के इम्प्रेशन कहते हैं, कार्मिक जो इम्प्रेशन होते हैं, वो वहां पर कर्म को मटेरियल दृष्टि से ना हिंदुइज्म में डिस्कस किया है ना बुद्धिज्म में किया है। ये जैनों के पास ही इस चीज का नॉलेज है कि कर्म जो है सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, सूक्ष्म मैटर है। इस तरह का जो मटेरियल जो कंसेप्ट है कर्म के बारे में, केवल जैन लिटरेचर में देखने को मिलता है, अदर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो संस्कार इज इक्वलेंट टू कर्म। यस, है ना, जो भी कार्मिक इम्प्रेशन होते हैं वो उसको कर्म को साइकोलॉजिकल मानते हैं, उसको फिजिकल एंटिटी के रूप में डिस्कस नहीं करते, साइकोलॉजिकल जो है इम्प्रेशन के रूप में या डिस्पोजिशंस के रूप में मानते हैं। एक और छोटा सा प्रश्न था, ये 24 प्रकार के जो दंडक बताया आपने, वो हाँ, क्या 24 दंडक कहलाते हैं, 24 दंडक कहलाते हैं।
हाँ वो क्या है, एक बार फिर से जरा क्लैरिफाई। दंड का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट होता है ना, हाँ ठीक है ना। तो ये जीव इस संसार में 24 रूपों में दंड भोग रहा है, यानी कर्मों के फल भोग रहा है। तो 24 प्रकार के ही हैं वो। नरक के प्राणियों को, सबको 7 प्रकार के नरक के प्राणी है, किंतु सबको एक कैटेगरी दिया है। इसी तरह से देवता भी भले असंख्य हैं, परंतु वो सब एक ही कैटेगरी के हैं। अगर भवनपति देव है या ज्योतिष है या वैमानिक है, तो सबकी अपनी अलग अलग स्टेट है ना। तो ये 24 तरह से जीव इस संसार में अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। अच्छा तो आशीषा, ये इसको लिस्ट होगी प्लीज ना आपके म्यूट पास करिए ना, 24 प्रकार बैकग्राउंड की। में जो भी आवाज आ रही है। ये 24 प्रकार की लिस्ट होगी ना आपके पास में, कौन कौन हाँ प्रकार हाँ, है। ओके। तो अभी मैंने इसमें बताया वैसे, तो ये 24 प्रकार के, आपको 25 बोल की टेक्स्ट जो है उसमें ये इन्हीं को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बहुत 25, बहुत आभार आपका। हाँ हाँ, जीव अजीव पुस्तक आपके पास में होगी, और जी उसमें ये 24, ये देखिए 7 ये नरक, भवनपति, व्यंतर 3 तरह के, और ज्योतिष और वैमानिक ये 4 तरह के तो देव माने जाते, एक नरक के प्राणी हैं। फिर 5 प्रकार के स्थावर जीव हैं, ये तो आप पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाले प्राणी को विकलेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि ये 5 इंद्रिय वाले पूर्ण 5 इंद्रिय नहीं है, इसलिए इनको विकलेंद्रिय कहते हैं। तिर्यंच पंचेंद्रिय जो पशु पक्षी वगैरह सब हैं, वो तिर्यंच पंचेंद्रिय में आते हैं। और मनुष्य, ये संसार में सारे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। ये अवस्थाएं जीव की क्यों बन रही है? अपने कर्मों के कारण बन रही है, इसलिए इनको दंडक कहा जाता है। ये जैन धर्म में जन्म लेना मतलब है कि कर्म का फल भोगना है। आपके किए हुए पूर्व के कर्म है जिसका फल आप जी भोग रहे हैं योनियों में, तो इसलिए दंडक कहा गया है इनको। ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए, तो पोखरना साहब का क्या प्रश्न था, ये मुझे समझ में नहीं हाँ, आया। पोखरना साहब आप अपना प्रश्न पूछिए। नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मेरे को ध्यान नहीं था, मैंने पूछा भी था आज ऑफिस में, तो बोला पता नहीं है कि नहीं है। तो फिर अभी अच्छा। एक्चुअली मैं जस्ट लास्ट आपकी लास्ट एक स्लाइड ही देखी, ज्यादा नहीं देख पाया, मतलब क्षमा चाहता हूँ। लेकिन हाँ, 2 हाँ। क्वेश्चन उसमें से निकल के आए, मतलब जैसे आजकल वो ये न्यूट्रॉन स्टार होता है, जैसे प्रोटॉन स्टार, न्यूट्रॉन स्टार, तो हाँ, हाँ। उसकी मतलब डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि पूरी पृथ्वी का अगर एक मान लो न्यूट्रॉन स्टार बन जाए सपोज, तो हाँ, वो हाँ। उसकी साइज मतलब एक अंगुली जैसे वो होता है ना, अंगुल उतनी होगी बस, मतलब इतना हाँ, हेवी होता है, मतलब इतना हेवी होता है। हाँ, तो हाँ। उसके उदाहरण के हिसाब से हम कह सकते हैं कि लगभग अनंत परमाणु टाइप, मतलब एक ही प्रदेश में जैसे आगे हो, लगभग वैसा लगता है, मतलब जैसे एग्जांपल्स है। दूसरा, जो परमाणु की जो बात कही गई है वो कि मतलब स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, जैसे मान लो, ठीक है। तो अभी फिजिक्स में एक कंसेप्ट अपने बहुत पहले से चल रहा है कि एक पार्टिकल होता है, जैसे अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है ना, वैसे एक पार्टिकल की कल्पना की गई है, उसका नाम है पार्टोन। पार्टोन ओके। मतलब PARTON, पार्टोन। हाँ, हाँ, हाँ। ये पार्टोन जो पार्टिकल है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है कि पॉइंट लाइक पार्टिकल इन ए मोमेंटम स्पेस। तो वो स्पेशल स्पेस में नहीं माना जाता है, वो मोमेंटम स्पेस में माना जाता है। यानी वो मतलब उसका मूवमेंट होना, मतलब दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब तो उसके अंदर पॉइंट लाइक पार्टिकल, ये मतलब एक्चुअली वो पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्चुअलाइजेशन है, पर इसकी थ्योरी डेवलप करके और काफी कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं, मतलब तो अपने को एक इसमें भी स्टडी करना चाहिए कि जो परमाणु है वो पार्टोन टाइप चीज तो नहीं है, मतलब प्योरली थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट है, मतलब तो उसमें लेटेस्ट क्या है मैं भी आपको वो थोड़ी जानकारी दूंगा, मतलब कि उसकी भी एक थ्योरी है पूरी, मतलब तो उसको अपने को समझने की जरूरत है। फिर वो क्या है कि वो किसी प्रदेश का हिस्सा नहीं होता है, फिर मतलब वो, प्रदेश का हिस्सा नहीं होता तो कहाँ होता है वो? हाँ, प्रदेश का हिस्सा नहीं होता तो कहाँ मतलब रहता है प्रदेश वो? में लोकलाइज हो अपन ऐसा नहीं मान सकते, एक्चुअली उसका स्प्रेड हो सकता है, मतलब क्योंकि वो मोमेंटम स्पेस में पॉइंट लाइक पार्टिकल है, तो उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मेरे को भी पूरा क्लैरिटी नहीं है,
लेकिन हाँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसका जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है उसको इस अपने परमाणु को भी उस कंटेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है, तो वो थोड़ी कोशिश करेंगे। मैंने तो वो काफी पहले नई थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ में आए तभी कुछ उसके बारे में कुछ कह सकते हाँ हैं। हाँ क्योंकि बिल्कुल परमाणु की भगवती सूत्र में परमाणु के कई तरह के मोशंस भी बताए हैं, ठीक है ना। हाँ तो हाँ ऑसिलेशन है, स्पिनिंग है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो इस हाँ तरह से परमाणु के अपने मूवमेंट मोशंस भी है। तो वो मोशन हाँ के स्टेट में है, वो एक अलग चीज हो गई। हम हाँ बात करते हैं कि स्पेस की दृष्टि से अगर कोई एटम किसी स्पेस में रहता है तो कितना स्पेस चाहिए उसको रहने के लिए। तो 1 स्पेस पॉइंट से ज्यादा वो ले ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में और उससे ज्यादा कुछ है ही नहीं एक्सटेंड होने का। हाँ 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 तो वो एक बात कही जा रही है कि एटम के लिए स्पेस कितना चाहिए, एटम कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए एटम की स्टेट में रह सकता है, एटम नहीं एटम में कितना डिफरेंस हो सकता है क्वालिटीज को लेकर के, ये बातें डिस्कस की जा रही है। वो जरूरी नहीं कि सारे एटम स्पेस में है ही, वो मोशन में भी हो सकते हैं। हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हाँ, हूँ तो मतलब मोशन तो में तो चलते ही रहते हैं ना वो। और ये बताया कि मिनिमम वो एक समय के लिए स्टेबल होता है और मैक्सिमम असंख्य समय के लिए स्टेबल होता है। असंख्य समय यानी हमने एक बार ब्लिंक किया, आंखों को उतने में ही असंख्य समय बीत जाते हैं, ठीक है ना। तो हम्म कहने का मतलब है कि उसका मैक्सिमम टाइम असंख्य समय है, उसके बाद वो मोशन में आ जाता है, स्टेबल नहीं रहता है। हाँ 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 अच्छा तो अच्छा ये बताया जा रहा है कि वो स्टेबल है, ऐसा नहीं है एनी टाइम स्टेबल नहीं है, वो तो मोशन में भी हो सकता है, स्पिनिंग भी कर सकता है, ऑसिलेट भी कर सकता है। तो अभी अभी जो एक कंसेप्ट आया था अभी 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 लगभग 1 महीने पहले पीआरएल में एक लेक्चर था और एक साइंटिस्ट का, तो उन्होंने कहा था कि वो क्वार्क्स और ग्लूऑन जो होते हैं उनका मिक्सचर पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, और उन्होंने हम्म कहा कि वोर्टिसिटी जो है वो सबसे फंडामेंटल एट्रीब्यूट है। मतलब तो वोर्टिसिटी का मतलब ये होता है कि एक राउंड जैसे वो लट्टू होता है ना, लट्टू लकड़ी का लट्टू घुमाते हैं मतलब वैसा ऐसी हम्म कुछ दूसरी चीज होती है। तो वो क्या है कि कंटिन्यूअस मोशन कर रहा है मतलब, लेकिन वो हाँ, स्टेबल है, मोशन करते हुए भी स्टेबल है क्योंकि उसके एक्सिस वगैरह जो है वो ऐसे बाउंड है कि वो कंटिन्यूअस घूम रहा है मतलब। हम्म तो उसमें वो अपने दो ढंग के मोशन हो रहे हैं मतलब अपने दो एक्सिस के ऊपर, इसलिए वो उसमें वो वोर्टेक्स का कंसेप्ट आता है मतलब। और एक एक और कंसेप्ट ये है कि जो मोशन जो होती है उसको डिस्क्राइब करने का एक सबसे फंडामेंटल जो तरीका है उसमें उसको एक क्वार्टर न्यून कहते हैं, क्वार्टर न्यून। तो जो क्वार्टर न्यून का कंसेप्ट है वो एक कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से आता है मतलब, और उससे पूरी मतलब उसको कोई भी ढंग की मोशन हो, किसी भी ढंग की, चाहे वाइब्रेशन हो, ऑसिलेशन हो, फ्लक्चुएशन हो, एनी डैम थिंग मतलब उन सबको उस क्वार्टर नियॉन की थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है मतलब। वो चलो तो वो कोई बात हमको उसको वो ठीक है, वो नहीं, उससे क्या पॉसिबल। हाँ बताइए। बहुत सी कॉम्प्लेक्स पोखरना मोशन साहब का ऐसा मतलब है, एक्सप्लेन। ऐसा है पोखरना साहब कि एनीथिंग विच इज नॉट इन मोशन इज नॉट स्टेबल, दैट इज द हाँ जनरल रूल। एनीथिंग विच इज नॉट इन मोशन इज क्या क्या नॉट स्टेबल। इट स्टेबिलिटी इज के लिए नॉट इन मोशन बहुत मोशन इज नॉट। आवश्यक है। हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ मतलब एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ। देखिए मेरा ये कहना है कि मोशन और म्यूटेशन दो अलग चीजें हैं ना, कि एक ही है। साइंस की भाषा में जिसको आप मोशन और म्यूटेशन बोलते हो, म्यूटेशन और मोशन एक ही बात है क्या? नहीं, वापस बोलिए, मोशन और म्यूटेशन म्यूटेशन ना नो नो म्यूटेशन अलग चीज है। म्यूटेशन। म्यूटेशन तो वो ब्रेकअप जो होता है मॉलिक्यूल वगैरह का, वो डीएनए के अंदर वो जब वो बिल्कुल हाँ अलग चीज है मतलब, हाँ। है ना, वो कोई लेना देना नहीं। सो म्यूटेशन का जो एक म्यूटेशन का मतलब होता है ना, एक साइलेंट चेंज जो हर पदार्थ में होता रहता है। नहीं, जैसे सेल के टुकड़े हुए उसको म्यूटेशन कहते हैं, सेल है या अच्छा, जीन है या ऐसे मतलब वो जो ओके, हाँ, ब्रेकअप वगैरह होता है वो मतलब समथिंग लाइक ओके। दैट। भंडारी साहब जो कह रहे हैं वो मैं ये समझती हूँ कि जैन धर्म में जैसे पदार्थ का लक्षण क्या माना गया है कि कोई भी पदार्थ अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको निरंतर परिवर्तित होता रहना जरूरी है, हर समय हाँ बदलना जरूरी है, हर मोमेंट
हर मोमेंट में वो चेंज हो रहा है, वो मोशन में है इन दैट सेंस। तो वो True. चेंजिंग जिसको कहते हैं, जिसको ओरिजिनेशन और सिजेशन कहा, यानी पूर्व पर्याय का जो है वो विनाश होता रहती है, नई पर्याय आती रहती है, हर पदार्थ निरंतर बदलता रहता है उसका। तो ये इसको म्यूटेशन या इसको मैं मोड कहती हूँ, जिसको परिवर्तन कहते हैं अपन। उस अपेक्षा से हर पदार्थ में परिवर्तन निरंतर होता है, तभी वो स्टेबल रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो म्यूटेशन या उस तरह का चेंजेस बंद हो जाए एक भी मोमेंट के लिए, तो पदार्थ का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। सो इसीलिए जैन धर्म में वेरिएबल कांस्टेंट का सिद्धांत है, जिसे नित्यानित्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। नित्यानित्यवाद, हर पदार्थ नित्य भी है और अनित्य भी है, परमानेंट भी है और इम्परमानेंट भी है, इटर्नल भी है और चेंजेबल भी है। ये जो सिद्धांत है इसको नित्यानित्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। तो हिंदुइज्म की तरह जैन पदार्थ को स्टैटिक नहीं मानते हैं, कि जिसमें अनचेंजिंग एंटिटी नहीं मानते हैं, न बुद्धिज्म की तरह मोमेंट्री मानते हैं। जैनिज्म कहता है कि हर पदार्थ मोमेंट्री भी है और स्टेबल भी है। हाँ हाँ, ना वो तो ज्यादा बेटर पिक्चर है एक्चुअली, वो हाँ, ज्यादा तो बेटर। हाँ, मोशन शब्द और ये चेंज जो है परिवर्तन, पर्याय परिवर्तन है, ये इसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिफरेंस करना चाहिए। मोशन तो होता है कि एक पदार्थ दूसरी, एक स्थान से दूसरे स्थान जब जाता है उसको मोशन कहते हैं, किंतु जो परिवर्तन हो रहा है उसी जगह पर रहते हुए भी पदार्थ बदल रहा है निरंतर। हाँ हाँ हाँ, तो ये जो उत्पाद व्यय और ध्रुव का जो वो सिद्धांत जो है, उसमें एग्जैक्टली है कि एक पर्याय बदलती है तो एक पर्याय है, तो उसका अभाव होगा तो बाद में उसका भाव हो जाएगा, और जो अभी उसका अभाव है उसका भाव हो जाएगा, जब भाव है उसका भाव हो जाएगा। मतलब बिल्कुल, तो वो क्या है कि वो एग्जैक्टली इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करती है। मतलब हाँ, और वो कंटिन्यूस उसमें मूवमेंट उस ढंग से कह सकते हैं। मतलब तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है तद भावाव्ययम नित्यम। नित्य किसको कहते हैं? कि जो अपने स्वरूप को छोड़े बिना बदलता रहता है निरंतर। एसेंशियल जो पदार्थ का नेचर है वो चेंज कभी नहीं होगा। हमारे अंदर जो अनंत ज्ञान है, जिसको कैवल्य कहते हैं, वो हमेशा हर जीव में है, चाहे वो पृथ्वी काय में चला जाए, अपकाय में चला जाए, चाहे मनुष्य बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, किंतु वो अनंत ज्ञान जो आत्मा का है वो कभी नष्ट होता नहीं है, वो कभी कुछ कम नहीं होता, ना अधिक होता है, जैसा है वैसा रहता है हमेशा के लिए। हाँ, उसका विकास जो है वो जीव पर डिपेंड करेगा कि किसके किस तरह के कर्म है, उसका विकास उसके आधार पर होगा। हाँ हाँ, नहीं वो जो मैंने वो बताया ना आइडिया आपको, वो अपना क्वांटम होलोग्राम का, तो वो क्वांटम होलोग्राम में कंसेप्ट आ रहा है जो आप कह रहे हैं, वो एग्जैक्टली उस ढंग का कंसेप्ट है। मतलब उसमें ये होता है, काल की तरह साफ है। मतलब उसमें तो आप काल के बारे में कह रही थी कि काल यथार्थ नहीं है। दो दृष्टियां हैं जैन धर्म में, जैन ट्रेडिशन में, एक तो दिगंबर की, एक है श्वेतांबर की। श्वेतांबर कहते हैं कि काल डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। हमारे पदार्थ में जो ये प्रतिक्षण बदलाव हो रहा है ना, एक क्षण का जो परिवर्तन है, इसको कहते हैं वर्तना, परिवर्तना, चेंज। ये चेंज ही काल की भाषा में जो है समझाया जाता है। एक समय का जो परिवर्तन है उसको एक समय कहते हैं, यानी प्रतिक्षण जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समय है। तो समय अपने आप में कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं है, किंतु पदार्थ जो बदल रहा है उसी को हम चेंज की भाषा में, को ही अपन टाइम की भाषा में एक्सप्रेस करते हैं। तो पदार्थ के अंदर जो परिवर्तन है उसी को हम टाइम की भाषा में एक्सप्रेस करते हैं। तो और अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइम नहीं है, परंतु दिगंबर ट्रेडिशन ऐसा मानती है कि हमारे जितना ये कॉस्मिक स्पेस है, इसमें असंख्य आकाश प्रदेश है, और हर स्पेस पॉइंट पर एक टाइम का पॉइंट है, एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको वो कालाणु कहते हैं। ठीक है ना, हर स्पेस पॉइंट पर एक टाइम का पॉइंट भी है, और एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। असंख्य आकाश प्रदेश है तो असंख्य टाइम के पॉइंट है, जिनको असंख्य कालाणु कहते हैं। और वो इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपके पास में डायमंड है, और डायमंड को आपने किसी तार के अंदर या धागे के अंदर नहीं डाला है, तो वो अलग अलग बिखरे हुए डायमंड से हैं, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से टाइम के जितने भी पॉइंट्स हैं, कालाणु हैं, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कह सकते जब तक कि वो आपस में जॉइंट ना हो सके। क्लियर? परंतु थोड़ा सा डीप में आप स्टडी करेंगे तो वहां भी देखने से यही पता चलता है कि काल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व वहां भी प्रूव नहीं हो पाएगा। पदार्थ जो बदलना 5 ही मूल तत्व है। इसलिए भगवान महावीर से जब लोक का स्वरूप पूछा गया कि किमत्थि लोए, तो भगवान ने कहा कि पंचत्तिकाय मय लोए। ये लोक में 5 ही मूल तत्व हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश, पुद्गल और जीव। टाइम को अलग से उन्होंने नहीं काउंट करवाया मूल तत्वों के अंदर, किंतु बाद में उन्होंने द्रव्य की दृष्टि से कह दिया कि टाइम है। टाइम यानी द्रव्य के अंतर्गत ही पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है, इसको टाइम की भाषा में बोला जाता है। इसलिए उसको द्रव्य के अंतर्गत 6 द्रव्य बताए हैं उन्होंने, पर मूल में पंचास्तिकायमय लोक बताया है। मूल फंडामेंटल यही है, 5 तत्व है। तो ये आप निश्चय काल की बात कर रही हैं? हाँ, ये निश्चय काल, एग्जैक्टली ये निश्चय काल जो ठीक है, एक क्षण के बहुत लिए काफी होता है, क्लियर हो गया। एक क्षण के लिए होता है न। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आना बाकी है। जो कुछ है वो प्रेजेंट का 1 मोमेंट ही होता है। ठीक है, तो ये मैंने सोचा भी था कि मैं जो तत्वार्थ सूत्र है, आप अगर चाहें तो थोड़ा बहुत उसको देख सकते हैं। ये टाटिया साहब ने ट्रांसलेट किया है मुनिश्री महेंद्र कुमार जी के साथ में बैठ करके। तो मेजरमेंट्स ऑफ टाइम दे रखा है, आपके पास में पुस्तक होगी भी से दैट विच इज करके। मेरे पास है, मैंने देखी है। हाँ, तो ये देखिए टाइम के सारे यूनिट्स यहाँ दे रखे हैं। एक समय से शुरू करते हैं, फिर आवलिका वगैरह वगैरह ये सारे मेजरमेंट्स दे रखे हैं। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और एग्जैक्ट मेजरमेंट भी बताया है। देखिए यहाँ पर कि कितनी आवलिका का एक पल्स बनता है, कितने पल्स का एक स्तोक बनता है, कितने स्तोक का लव बनता है, नालिका, मुहूर्त, फिर ये 48 मिनट। ये इंडियन आवर्स, इंडियन जो अभी वर्तमान में हम 60 मिनट्स का एक आवर मान रहे हैं, किंतु इंडिया में आवर का जो कंसेप्ट है वो 48 मिनट का है, जिसको मुहूर्त कहा जाता है जी। और ये आप देखिए, मैं पूर्वांग की जो बात चल रही थी कि भगवान ऋषभ का 84 लाख पूर्व का आयुष्य था। तो ये देखिए 12 महीने का 1 ईयर होता है, 84,000 ईयर्स का एक पूर्वांग होता है और 84,000 पूर्वांग का एक पूर्व होता है। ऐसे 84 लाख पूर्व का भगवान ऋषभ का आयुष्य माना जाता है। 84 लाख पूर्व का। क्लियर? तो बहुत ही ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट है शीर्ष प्रहेलिका। अच्छा जो कि- समझी जी, हाँ, समझी जी, अपन ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि ये जो 84 लाख पूर्व जो बताया आपने, ये भगवान ऋषभ देव का जन्म काल, हाँ, ठीक है, ये जो अर्थ की जो ये जो मतलब यूनिवर्स का जो वो है, मतलब ये जो उसकी जो लाइफ है कितनी, वो 13 बिलियन ईयर्स है ना, मतलब हाँ, तो हाँ, अपने को कंपेयर करना चाहिए को 13 बिलियन ईयर से ज्यादा आता है कम आता है, मतलब तो वो मानी चूंकि हाँ, मेरा तो थोड़ा मैथमेटिक्स, हाँ, मेरा मैथमेटिक्स, उससे कंपेयर करें मतलब। यस। तो यूं देखा जाए ना तो एक टाइम साइकिल पूरी सृष्टि में इवोल्यूशन और डिवोल्यूशन दोनों स्टेट होती है ना। डिक्लाइनिंग एरा भी आता है और असेंडिंग एरा यानी डेवलपमेंट एरा भी आता है। दोनों को अगर हम करें तो 20 सागरोपम का एक टाइम साइकिल होता है। 20 सागरोपम का जैन के हिसाब से। अच्छा, 20 सागरों 10 कैलकुलेशन करते हैं अपन और उसका 20 करोड़ ही सागरोपम का एक टाइम साइकिल होता है। अच्छा, तो ये एग्जैक्टली उसको इसको ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब तो फिर उससे जो यूनिवर्स की जो वो जो पैदा हुआ था बिग बैंग, मतलब बिग बैंग के लेकर अभी तक का जो टाइम निकला है उससे पोखरना साहब वो बहुत कम होगा, वो बिलियन ईयर्स, ये तो 10 to 14 ईयर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कितना है? ये तो अब देखिए बहुत ही लंबा है। हमारे भंडारी साहब के लिए तो ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है।
बट ना, आप जो वो भी तो- है, सो अब तक की जो हमारे आचार्य उमा स्वाति जी का जो ये सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, अदर आचार्यों का दिया हुआ है, इवन भगवती सूत्र का है, ठीक है, ये भगवती सूत्र में भी दे रखा है, टाइम यूनिट्स, ये सारे मेजरमेंट्स जो है भगवती सूत्र में दे रखे हैं। अच्छा, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी स्टडी करेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए अशेषा जी, अभी समय हो गया है। ओके। अब एक शुभ सूचना सबको हम दे रहे हैं थोड़ा सा, कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइंस एंड जैन फिलोसफी पर ऑर्गेनाइज होती रही है, सो इस बार सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में एक अवार्ड डिक्लेयर किया गया है, आचार्य महाप्रज्ञ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक स्टडीज इन जैनिज्म। तो इसके लिए एक इंटरनेशनल कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने प्रोफेसर नारायण लाल कच्छारा का नाम जो है वो सिलेक्ट किया है इस अवार्ड के लिए। तो आप सबको जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी की तरफ से और FIU के माध्यम से ये अवार्ड ICSJP के अंतर्गत दिया जा रहा है और इसकी डेट 15 अप्रैल है। आप सबको इनविटेशन मिल जाएगा, आप जरूर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर FIU में। प्रोफेसर बहुत लोढ़ा खुशी साहब की दे बात रहे है, हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। बिल्कुल, हाँ। बहुत खुशी की बात। हमारी एकेडमी और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से कच्छारा सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हाँ, आपका सपोर्ट जो हमें मिलता रहता है, समणी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशेष, कच्छारा साहब ने एक जैनिज्म के ऊपर बात काफी है। साइंटिफिक दृष्टि से काफी कंसेप्ट को क्लियर किए हैं और काफी अच्छी स्टडी रही है आपकी इस फील्ड में। तो इसलिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत उन स्कॉलर्स को विशेष रूप से आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो साइंस की दृष्टि से जैनिज्म को डेवलप करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये फर्स्ट अवार्ड है जो आचार्य महाप्रज्ञ के नाम से दिया जा रहा है, क्योंकि आचार्य महाप्रज्ञ जी विज्ञान और साइंस को ब्रीच करने में उनका खुद का बहुत बड़ा योगदान है। उनका साहित्य आप देखेंगे तो उन्होंने विज्ञान को पग पग पर आध्यात्मिक रहस्यों को जो है डिस्कस करने में काफी डिस्कस किया है और वो चाहते थे कि अध्यात्म और विज्ञान आपस में जुड़े और तभी मानव जाति का कल्याण हो सकता है। तो इसलिए उनके नाम से ये अवार्ड घोषित किया गया है जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के द्वारा। बहुत खुशी की बात है। बहुत खुशी की बहुत बात है। खुशी की बात है। यस। अच्छा, एक और खुशी की बात है कि जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर का जो लास्ट का वेबिनार हुआ था वो प्रोफेसर नेपे का, उसके अंदर एक नोबेल प्राइज विनर जो है फिजिक्स के प्रोफेसर BD जोसेफसन, वो नोबेल लॉरेट है फिजिक्स के, और वो उस वेबिनार में आए थे। पूरा 1 घंटे से ज्यादा वो उसमें कंटिन्यू रहे थे और उन्होंने चैट बॉक्स में काफी मतलब है जो लिखा, लगभग मेरे ख्याल 3 या 4 बार उन्होंने चैट में है जो अपनी एंट्रीज की थी। और मेरा उनसे विशेष रिलेशन है क्योंकि मैंने कुछ जैन धर्म के पेपर उनको भेजे थे 75-78 के अंदर, और उनके दोनों के जवाब आए थे, उन्होंने जवाब मतलब लिखे थे मेरे को, मतलब तो मतलब मेरे लिए विशेष मतलब खुशी की बात है। तो जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर में इतने बड़े लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी संतोष की बात है कि हम बिल्कुल इसको अच्छा रिकॉग्निशन मिल रहा है टॉप लेवल पे। मतलब तो जो व्यक्ति नहीं, डॉक्टर जोसेफसन यहाँ अहमदाबाद भी आए थे तो मैंने उनसे मुलाकात की थी। विद्यापीठ में उन्होंने एक लेक्चर दिया था सुपर कॉन्शियसनेस पर। तो अच्छा। हाँ, तो वो भी मुझे याद है अच्छी तरह से। बड़ी अच्छी बात है। और भी जोड़िए, आप जो भी जुड़ना चाहें इसको आगे बढ़ाएं। आपके आशीर्वाद से ये समझ लीजिए ये आगे बढ़ेगा, ऐसा लगता है। भंडारी जी को विश्वास होना चाहिए। समणी जी, भंडारी जी को तो आप पे बहुत विश्वास है। वो एक्चुअली आपसे ये सब डिस्कशन वो बीच बीच में बहुत डाउट करते हैं, इसलिए थोड़ा सा वो होता है। समणी जी, ये उनका वो नॉलेज गेन करने का तरीका है ये उनका। महावीर स्वामी ने कहा, एक जगह मैंने पढ़ा था कि इसलिए मत मानो कि मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर ये तुम्हारे समझ में आए। वो दो कंडीशन दी थी उन्होंने, या तो एक चीज आपको समझ में आए और दूसरा वो आपके लिए उपयोगी हो, तभी उसको मानो। तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ। देखिए उन्होंने बिना समझे मानना, क्षमा करें, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। नहीं, समणी जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी।
भंडारी साहब, संशय और शंका दो चीज अलग होती है। और समृद्धि जी, भंडारी साहब जिस तरह से पूछ रहे हैं वो इनकी इंक्विजिटिवनेस है, मैं जहां तक समझती हूँ कि वो उसको बहुत क्लैरिटी से समझना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। नहीं, क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर प्रश्न नहीं है उनको। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे ऊपर संदेह हो काम में, इसलिए मैं कह रही हूँ। भगवान महावीर के माने में नहीं कह रही हूँ, ना कंटेंट के बारे में कह रही हूँ कि काम होगा इसका, इसमें कोई डाउट नहीं करना है, ऐसा मैं कह रही हूँ। तभी तो इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो विश्वास बनाए रखें, मैं ये और मेरे सामने तो जब भी बात करते हैं ऐसा ही कहते हैं कि समृद्धि जी हमारे गुरु है, समृद्धि जी हमारे गुरु है, इस तरह से मेरे साथ तो ऐसा ही बात होती है। सत्य ये हमने उन्हीं से सीखा, उन्हीं के साथ शुरू किया है। तो चलिए अब इसको समाप्त कर किया जाए, चलते हैं। पर आपने आज अवगाहना और परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझाया, काफी मतलब क्लैरिटी हो गई उसी में, और बहुत अच्छा लगा इस बात का। ये टाइम मेजरमेंट्स आप ये टाटिया साहब की पुस्तक से देखिएगा भंडारी जी, उसमें ये गणित की भी दे रखा है, पीछे अपेंडिक्स में बहुत ही अच्छा दे रखा है क्लैरिटी के साथ में। स्पेस के मेजरमेंट्स भी दे रखे हैं, टाइम के मेजरमेंट्स भी दे रखे हैं, मैथमेटिकल जो है डिफरेंसेस भी बताया हुआ है, और भी चीजें बताई हैं। सो अपेंडिक्स को जरूर एक बार आप गो थ्रू कर ले अच्छे से। नहीं, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया है कई साल पहले, काफी टाइम से मेरे पास ये पुस्तक है। ठीक है, मैं वो उसको फिर देख लूंगा एक बार। भंडारी साहब, जो आज समृद्धि जी ने जो तत्वार्थ सूत्र का रेफरेंस दिया, उसका मैंने आपको मैसेज किया है। 5:22 एंड 5:30 वो तत्वार्थ सूत्र के दो, जिसके जो उन्होंने बताया आज रेफरेंस में, उसका मैंने आपको दिया है। तो आप अगर कुछ डिटेल चाहिए तो देख लेना उसमें से, और समृद्धि जी से भी। हाँ, इसी बुक के अंदर आप उसका डिटेल देख सकते हो। हाँ समृद्धि जी, आपका बहुत बहुत आभार। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हर गुरुवार को हमारी श्रृंखला चालू रहेगी। कभी भी अगर प्रॉब्लम होगा तो पहले से इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, वरना इसी तरह से हमारा डिस्कशन चालू है। हाँ, इसी तरह से हमें समझना हो रहेगा। पोखरना जी को और भंडारी जी को मस्ट है ये लेक्चर में रहना। नहीं, वो ध्यान नहीं रहा मेरे को, आज एक्चुअली भूल गया। हर थर्सडे को रहता ही है पोखरना जी। हाँ, नहीं मैंने पूछा था, पता नहीं, तो बोले कुछ पता नहीं, बोले कुछ मैसेज आया नहीं, नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अपने ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल वो है, सुबह ही भेजा है ना, आशीषा ने सुबह ही भेजा है मैसेज। 2 दिन पहले, 1 दिन पहले भेजने से पता चलता है ना। हाँ करेक्ट। नहीं, समृद्धि जी पहले भेजते थे ना, तो क्या होता था कि लोगों के ध्यान से निकल जाता, लोग दूसरे मैसेज डाल देते थे बीच में, तो ये मैसेज ध्यान से निकल जाता था। इसलिए अभी ये चेंज किया है तो ये लोगों के ध्यान में आ जाता है, और थोड़ी मतलब बीच में थोड़े घंटों के बाद वापस स्टार्ट ज्वाइनिंग का मैसेज रहता है, बीच में ज्यादा मैसेजेस नहीं आते हैं, तो पता भी चलता है कि कौन सी क्लास चल रही है आज, क्योंकि एक ही ग्रुप में बहुत सारे एक्टिविटीज चलती है तो मैसेजेस आते हैं। हाँ, इसलिए पर अब ऐसा होगा तो 2 दिन पहले भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, 2 बार रखेंगे। क्योंकि हमारे वो पोखरना से आपको पता नहीं चलता है ना, फिर वो उनको ये रहता है, उनका तो शेड्यूल बहुत बिजी है। उनको एक्सक्यूज मिल जाता है उनको। तो एक्सक्यूज दूसरे वो ध्यान नहीं रहता एक्चुअली, मतलब और काम में उलझ गया आज, मतलब नेक्स्ट टाइम से मैं भी ध्यान रखूंगी, 2 दिन पहले भी एक मैसेज छोड़ दूंगी। कम से कम पोखरना से आपको भेज दिया करो 1 दिन पहले। चलो, बहुत धन्यवाद, रात्रि और जय जिनेंद्र सबको, आपको भी। ठीक है लोढ़ा साहब, आपको वंदन। आपका आशीर्वाद बना हुआ है, आप आते हैं हमारे लेक्चर में। लोढ़ा साहब के अंडर में काम किया, वाइस चांसलर थे सर,
यूनिवर्सिटी में, तो सर के साथ 5 साल 4 साल तक जब तक वाइस चांसलर रहे, बहुत आनंद आता था सर के पास में बैठने में, मीटिंग्स में। मैंने और जैन विश्व भारती को आगे ले जाने में आपका बहुत बड़ा योग है यूनिवर्सिटी को। 4.5 साल आप लोगों के साथ बहुत सुंदर बिता। लोढ़ा साहब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सभी साधु साध्वी समनी जी का, और यूनिवर्सिटी में जब भी मीटिंग लेते थे सबसे ज्यादा आनंद आता था सर के साथ मीटिंग करने में। अभी तो आप उदयपुर विराज रहे हैं ना साहब? अभी तो आप उदयपुर में है ना? उदयपुर ही हो। हाँ साहब बिल्कुल, आपसे मिला था मैं 2-1 बार। हाँ, आपसे कई दफा मुलाकात हुई। हाँ। I highly admire you. Your interest in genealogy. थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। आपका आशीर्वाद वहाँ पर बना रहे। भंडारी साहब जैसे एमिनेंट साइंटिस्ट और फिजिक्स साइड के, हम बायोलॉजी वाले ज्यादा नहीं समझ पाते। नहीं नहीं, बायोलॉजी में काम हो रहा है बहुत ज्यादा, अभी बायोलॉजी में ज्यादा काम हो रहा है वर्ल्ड अराउंड। वो बायोलॉजी का जो जिस तरह का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, वो कुछ आज की नॉलेज के हिसाब से उनमें कोरिलेशन नहीं है। नहीं, पर अभी फिजिक्स वाले भी बायोलॉजी में ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में अब नई फिजिक्स वाले बायोलॉजी में काम कर रहे हैं। हाँ, बायोफिजिक्स एक सब्जेक्ट डेवलप हो गया है, बिल्कुल जबरदस्त सब्जेक्ट हो गया है, बिल्कुल मतलब। बायोकेमिस्ट्री तो बहुत पहले हो गया था, तो बायोफिजिक्स अब काफी अच्छा डेवलप हो रहा है। नहीं, अभी एक क्वांटम बायोलॉजी आया है, एक और सब्जेक्ट क्वांटम बायोलॉजी। वो उसमें क्वांटम फिजिक्स बायोलॉजी में कैसे लगाते हैं मतलब। आप उदयपुर विराज रहे? नहीं, अभी मैं अहमदाबाद में, लेकिन उदयपुर आता रहता हूँ साहब। आपके बार आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। आपका मकान कहाँ पे है? आपका मकान कहाँ पे है? मैं आपको एड्रेस दे दूंगा। हाँ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। समणी जी आपको बनता है। ठीक है।